Hello, welcome back to the Basketball Bali channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, share the link, and also press the bell icon. Today, हम आज इस वीडियो में नर्व सिस्टम का लास्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, वो है द नर्वस डिसऑर्डर्स। नर्वस डिसऑर्डर्स कौन से हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये हम सारे डिटेल इसमें इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो first nervous disorder we are going to discuss is the nervous disorder is a psychological disorder. ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरली इसे मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसके अंदर काफी रेंज जो हमको कंडीशंस के देखने को मिलते हैं, जैसे कि मूड में चेंजेस होना, जैसे कि उसकी थिंकिंग चेंज होना या उसकी बिहेवियरल चेंजेस होना। ये बहुत सारे इसके अंदर जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो उस पेशेंट के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ उसके लाइफ होते हैं उसमें काफी इफेक्ट करता है। इस पेशेंट को काफी डिस्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये काफी सफर करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि द पेशेंट इज हैविंग द डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट हम मेजर कैटेगरीज जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के हैं पेशेंट के, वो अलग अलग कैटेगरीज को हम इसमें देखने वाले। तो पहली इसके अंदर कैटेगरी है द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था। इसमें होता क्या है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मतलब कि उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होना शुरू होता है। वो यानी जैसे कि हम कहते हैं कि टैलेंट या जो तो नॉलेज, किसी भी चीज का नॉलेज, नॉट ओनली द बुक नॉलेज या किसी सब्जेक्ट का नॉलेज, जो उसकी सराउंडिंग, उसकी लाइफ जिसमें उसको उसका नॉलेज होना चाहिए, वहां इंटेलेक्चुअल उसका थोड़ा डिसेबल होना शुरू होता है। देन द सेकेंड category of disorder is autism spectrum disorder. The autism spectrum disorder में just you can see यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पेशेंट रहेगा, ये पेशेंट के अंदर इसमें बोलने की जो होती है स्पीच डिले होती रहती है, यानी थोड़ा रुक रुक कर बात करेगा। दूसरा, कोई भी सब ऑब्जेक्ट्स को वो स्पिन करना शुरू करता, घुमाना शुरू करता। फिर हमेशा अकेले खेलना पसंद करता। ये हाइपर सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी इसको गुस्सा आता है। इसके नींद के प्रॉब्लम होते हैं, यानी ये यानी ज्यादा नहीं सो पाता है, ठीक से सो नहीं पाता। और रिजेक्ट द कडलर्स, जब भी कोई उसको पास लाना चाहे तो वो उनको रिजेक्ट करते रहता है। सो दिस इज नथिंग बट द सम डिसऑर्डर्स ऑफ द ऑटिज्म। Then next category or the next category disorder of the psychology is nothing but the bipolar disorder. अब इस बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या हमको देखने को मिलता है? द बाइपोलर डिसऑर्डर में हम देखते हैं द पेशेंट हैज अ डुअल नेचर। बाइपोलर मतलब डुअल नेचर। एक तो नींद उसको बिल्कुल नहीं आती, या फिर सोया तो इतने घंटों सो लेता है कि कुछ नॉर्मल से ज्यादा सो लेता है। दूसरा, उसका बिहेवियर हम देखते हैं कि एक तो कभी वो अकेला रहना पसंद करता है, या कभी सोशल लाइफ में इतना होता है कि किसी से भी जाके नए नए लोग से भी जाकर वो इन्वॉल्व हो जाता है। और उसकी थॉट्स में ऐसा होता है कि नार्सिज्म में जो है तो वो खुद को ही फिजिकली या खुद के फिजिक को सबसे बेस्ट मानता है, अच्छा मानता है। और कभी कभार अपने आप को इतना नाकारा समझता है कि सुसाइड करने का इरादा कर लेता है, सोच लेता है। और इमोशंस में है कि बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि इतना जॉली और खुश हैप्पीनेस फील करता है। सो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे बाइपोलर पेशेंट्स के अंदर। ये हुआ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का थर्ड। देन नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हम देखते हैं वो होता है डिप्रेशन। तो जनरली डिप्रेशन में हमको क्या क्या देखने को मिलने वाले? डिप्रेशन में हम देखते हैं कि ये ऐसे पेशेंट किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, किसी भी चीज में इनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता, इनकी सोने के प्रॉब्लम यानी स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी काम ठीक से नहीं करते, हमेशा इनके दिमाग में थॉट ऑफ द सुसाइड या खुद को मारने की या मरने की इनके क्या बोलेंगे उसको थॉट्स आना शुरू करते हैं। देन हमेशा रेस्टलेस होते हैं, यानी आराम फील नहीं करते, कभी भी ऐसा बेचैन होते रहते हैं। देन खुद को ही किसी भी चीज का गिल्ट यानी जिम्मेदार समझते हैं, या खुद को वर्थलेस यानी मेरी जिंदगी कुछ काम की नहीं ऐसा समझते हैं। इनकी एपेटाइट लॉ यानी भूख, और भूख इनकी मर जाती है, भूख का चेंजेस होते रहता है और वजन भी इनका चेंज हो जाता है। देन दे आर ऑलवेज इन द डिप्रेस्ड मूड।
ये हर जगह हमको इनके सिम्टम्स ऐसे मिलेंगे जिसे हम डिप्रेशन वाले सिम्टम्स कहेंगे। सो दिस आर नथिंग बट द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट जो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हमको देखने। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज अ एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी में इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? जनरली द एंजाइटी वाला पेशेंट जो रहेगा तो इसमें खुद नर्वसनेस होते हैं, इनका मुंह हमेशा ड्राई फील करते, सूखा हो गया मुंह। बाद में अनेबल टू स्टे स्टिल, कोई भी चीज एक जगह शांत यानी सुकून से बैठते नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ चुभी बैठे बैठे इधर हाथ लगेंगे या उस किसी चीज को बजाएंगे, तो ये होता है अनस्टेबल टू स्टे। फिर इनको चक्कर आना शुरू होता है, डिजीनेस होता है, नॉजिया फीलिंग, उल्टी आई जैसा लगता है, और दे आर हैविंग द ट्रबल ऑफ स्लीपिंग। देखो ये सब में कॉमन है, सोने के बारे में इनका प्रॉब्लम है, और इनका हार्ट रेट काफी रैपिड हो जाता है। ये सिम्टम्स हमको दिखेंगे कि इनके मसल्स में इनको दर्द फीलिंग होता है कि मसल्स दर्द दे रहे, फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी भी चीज से इरिटेट होते हैं, देन दे आर हैविंग द रेस्टलेस एंड फटीग। ये सारे सिम्टम्स जो है, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी। ये पेशेंट साइकोलॉजिकली जो पेशेंट है तो उसको एंजाइटी होता है, तो ये एंजाइटी में ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट इज द अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसे कहते हैं एडीएचडी, जिसके अंदर द पेशेंट इज हैविंग द सम डिसऑर्डर, जैसे कि हम देखने को मिलते हैं कि बहुत आसानी से ये डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, यानी किसी भी चीज से हल्की सी आवाज आएगी, हल्की सी किसी की चलने की जो तो कुछ शेडो वगैरह दिख गया तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, हाइपर एक्टिविटी होते हैं, एग्जैगरेट करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स की, उस पर जोर देते हैं। देन किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा टाइम लेते हैं, या फिर किसी काम पर टिकने पर कोई भी टास्क होता है तो उसको ठीक से करते नहीं है, किसी को ठीक से पूरी तरह से सुनते नहीं है, और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और कोई भी टास्क कंप्लीट करने को वक्त जितना लगना चाहिए, टाइम जितना लगने उससे ज्यादा काम करते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा भूलना भी शुरू करते हैं। सो दिस आर द नथिंग बट द symptoms of the attention deficit hyperactivity disorder. And the last psychological disorder is nothing but the stress related disorder. ये पेशेंट में पूरे जो हम देख रहे हैं ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे, जिसे हम कहते हैं द फर्स्ट नर्वस डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल। देन सेकेंड इज द पार्किंसंस डिसीज। अब पार्किंसन डिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ कि देयर इज अ डीजेनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। अब डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन क्या होता है? जो सी हियर इन योर व्यू डायग्राम में आप देखिए कि नर्वस सिस्टम में जो तो हमको पता है कि कई न्यूरॉन्स होते हैं, हर दो न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन का गैप होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। हम देखते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जब इंपल्स जाता है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल से एक से दूसरे को पहुंचाया जाता है। ओके, यहाँ तो ये होता है डोपामाइन। लेकिन जब कोई पर्सन पार्किंसन कंडीशंस में चला जाता है तो ये जो सिक्रीट करने वाला न्यूरॉन जो डोपामाइन को प्रोड्यूस करता है वो ठीक से कर नहीं पाता। दिस इज नथिंग बट द पार्किंसंस डिसऑर्डर, इसी को हम पार्किंसन डिसऑर्डर कहें। देन और कुछ इसमें हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि जनरली ये जो सिम्टम्स होता है ये पेशेंट को ग्रेजुअली साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई साल लगते हैं जब ये सिम्टम्स स्लोली स्लोली बढ़ते जाते हैं। तो जैसे कि सिम्टम्स में बढ़ते क्या क्या दिखते हैं, पहला हमको देखने को मिलता है ट्रिमर। ट्रिमर मतलब इनके हाथ ऐसे कोई भी चीज को ऐसे कि कोई बटन लगा रहे तो इनका हाथ शिवरिंग शेक करेंगे, बाद में चम्मच से कुछ ले रहे तो आधा चम्मच वो लेने से पहले बहुत सारा गिर जाता है। अगर एक नॉर्मल पर्सन ऐसा सर्कल ड्रॉ करता है तो ये लोग ड्रॉ नहीं कर पाते और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रिमर। ये हमको पार्किंसन के अंदर जब मैसेज डोपामाइन सिक्रीशन न्यूरॉन नहीं कर पाता, डिजनरेट होता है, तब ऐसे बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन सेकेंड इज द स्टिफनेस। बॉडी के अंदर जो जॉइंट वाला पार्ट है जहां मोबिलिटी होती है वो टाइट हो जाते हैं, झुक नहीं पा रहा या उठा नहीं पा रहा, तो हम स्टिफनेस होता है बॉडी के अंदर। देन डिफिकल्टी इन वॉकिंग। जनरली ये इनके जॉइंट्स के अंदर मैसेज मूवमेंट, मसल्स का मूवमेंट जो आना है नहीं हो पाता, इसलिए ये चलने में ठीक से चल नहीं पाते, डिफिकल्टी होती है। देन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इनके बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल डोपामाइन सिक्रीशन की वजह से होता है वो नहीं हो पाता। So these are the symptoms of a Parkinson disease. Then next is the Alzheimer's disease.
अब अल्जीमर डिसीज में होता क्या है कि जनरली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिमेंशिया। ब्रेन डिमेंशिया देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का जो ब्रेन होता है जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, और एक अल्जीमर के अंदर यहाँ पर समथिंग डिमेंशिया जो प्रॉपर्टीज हमको कम होता हुआ दिख रहा है, न्यूरॉन के सेल्स यहाँ पर खराब होते जा रहे हैं। देन ये जो अल्जीमर्स के पेशेंट होते हैं इनके अंदर जैसी जैसी एज बढ़ते जाती है और ये सिम्टम्स हमको इनके देखने के, यानी प्रीवियस एज में यानी यंग एज में कम होता है, जैसा ओल्ड होगा जैसा एज बढ़ेंगे वैसा ये हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स क्या है, जैसे कि लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, थिंकिंग। कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज के जो फंक्शनिंग होते हैं या सोचना किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को याद रखना, किसी चीज पर रीजनिंग करना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है, ये रीजनिंग और बिहेवियरल जो एबिलिटीज होते हैं ये सारी चीजें स्लोली 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 ये काम करना छोड़ती हैं। देन इसमें पेशेंट हमेशा मेमोरी लॉस तो होती है इसमें, फिर हमेशा ये अपने फिर उसके रोजाना के जो काम होते हैं, टास्क होते हैं, वो ठीक से डेली रूटीन काम नहीं कर पाता, अपनी चीजों को मिसप्लेस करना, जो चीज जहां रखना चाहिए था उसको छोड़कर कहीं और रख देता है, हमेशा मूड चेंजेस होते रहते हैं, पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आना शुरू होते हैं, ये कंफ्यूज होता है कि आज वो कौन सी जगह पर है या आज कौन सा टाइम चल रहा है, टाइम एंड प्लेस में भी कंफ्यूज होता है, एंड ऑलवेज ट्रबल इन फॉलोइंग द कन्वर्सेशंस। ये सारी चीजें हमको इन अल्जीमर्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। देन ये जो सारी चीजें इस पेशेंट में देखती है तो चेंजेस होते हैं, तो इसकी वजह से इसके डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज में काफी प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं और ये यानी लाइफ के एक्टिविटीज को ये फेस करने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है या कर लेता है। देन ये होने की वजह तो ऑलरेडी हमने बताया कि यहाँ पर एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन को केमिकल ट्रांसमीटर, केमिकल जो डोपामाइन सिक्रीट नहीं हो पाता है, डिजनरेशन होता है, जिसे हम एसिटिल कोलिन कहते हैं, वो सिक्रीट करने वाले को कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहा जाता है, ये नहीं होता है। और दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ अमाइलेड प्रोटीन्स किया जाता है। देख अब ये जो डिसऑर्डर है या डिसीज हम अल्जीमर कहेंगे, जनरली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसमें कोई क्योर नहीं किया जाता पेशेंट को। तो ट्रीटमेंट से मीन्स ये इलाज इसका पूरी तरह से नहीं है, ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकेशन की वजह से यहाँ पर वो जितने जल्दी उसकी लाइफ में ये सारी चीजें आने वाली है, सिम्टम्स दिखने वाली, वो स्लोली होगा। यानी सिर्फ क्या किया जा रहा, स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज, डिसीज की जो स्पीड है उसको कम किया जाएगा और उसकी लाइफ में जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा इंप्रूव किया जाएगा। सो दिस इज ओनली अबाउट द अल्जीमर डिसीज। सो thank you for watching the video, and please don't forget to subscribe the channel, give likes, give comment, share the link and press the bell icon. Thank you very much.